लिखावट द्वारा आयोजित आज की इस कवि गोष्ठी में मैं प्रशांत जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो प्रतिभागी कवि हैं उन सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज के समय के वरिष्ठतम रचनाकारों में से एक आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वरिष्ठ रचनाकार आलोचक आदरणीय श्री विनोद दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और वरिष्ठ कवयित्री रीता दास राम भी आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हृदयेश मयंक जी मुंबई के एक वरिष्ठ नागरिक ही नहीं बल्कि जागरूक रचनाकार और बहुत क्रियाशील रचनाकार कहें, वो आज ऑडियंस के रूप में इस सभा में उपस्थित हैं। मयंक जी का भी हार्दिक स्वागत है। इसके अलावा स्क्रीन पर तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कुछ और प्रतिभागी कौशल किशोर जी अभी अभी ज्वाइन किए हैं। सर आपका स्वागत है। और इसके बाद जो भी आएंगे ऑडियंस, उन सभी का मैं एडवांस में ही स्वागत कर देता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा एक परिचय दे दूं लिखावट मंच का। 1989 में लिखावट संस्था की शुरुआत हुई। आदरणीय रघुवीर सहाय जी, मंगलेश डबराल जी और मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने इसकी शुरुआत की दिल्ली में, और इसकी गतिविधियां लगातार चलती रहीं। ऑफलाइन ही थी। कोरोना काल में ऑनलाइन एक्टिविटी शुरू हुई, तब से इसी मोड में ये एक्टिविटीज चल रही हैं लिखावट संस्था की। मैं मिथिलेश जी जो जो तीन जो फाउंडर मेंबर्स थे, वो उसमें मिथिलेश श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। आपके दो कविता संग्रह आ चुके हैं अभी तक, किसी उम्मीद की तरह और पुतले पर गुस्सा। एक गद्य की पुस्तक भी आपकी है, कवि का कहा। एक अभी अभी चयनित कविताओं का आपका संकलन आया है न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशंस की तरफ से, प्रतिनिधि कविताओं का। उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और मैं मिथिलेश जी को बुलाता हूं कि थोड़ा वो लिखावट के बारे में हम सबको बताएं। धन्यवाद प्रशांत जी। एक बार आप कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही, बिल्कुल ठीक। प्रिय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी, विनोद दास जी, रीता दास राम जी, प्रशांत जैन, कौशल किशोर जी, आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है दो अर्थों में। एक कि एक हमारे पुराने मित्र विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को मैं बरसों बाद इस चैनल के माध्यम से देख रहा हूं। मुझे याद है विनोद कुमार श्रीवास्तव जी उन्हीं दिनों दिल्ली में पोस्टेड थे जिन दिनों लिखावट की शुरुआत हुई थी। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। और जब वो दिल्ली में थे तभी उनका पहला कविता संग्रह आया था, और जो नामवर सिंह से लेकर और तमाम साहित्यिक सर्कलों में उसकी बहुत चर्चा रही। किन्हीं कारणों से उसके बाद विनोद कुमार श्रीवास्तव जी जब दिल्ली से बाहर चले गए तो उनसे संपर्क तो नहीं रहा, लेकिन एक मित्र का, एक कवि का संपर्क में रहना जरूरी नहीं होता है। कवि तो अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाशीलता के माध्यम से समाज और मनुष्य के लिए जो वह सोचता है, अच्छा सोचता है, उसके माध्यम से हम जुड़े रहते हैं। अभी मैं पिछले दिनों मुंबई आया था
तो सोचा कि विनोद दास जी से, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी से मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं मुंबई देर से पहुंचा और समय का अभाव रहा, तो आज हम उनको इस माध्यम से देख रहे हैं। विनोद दास जी लगातार संपर्क में हम लोग रहे और उनकी कविताओं और उनकी पत्रिका एक दूसरे को जोड़े रही। आज की तीसरी कवियत्री रीता दास राम जी आज पहली बार लिखावट के इस कार्यक्रम में आई हैं। ये कहना कि कोई नया है कोई पुराना है साहित्य में मतलब नहीं रखता है। रीता दास राम की सक्रियता मैं महसूस कर सकता हूँ, उनके लेखन से, उनके कविता से, हर तरह से वो सक्रिय हैं। और वह सक्रियता मुंबई से लेके दिल्ली तक एक धमक बनाई हुई है। लिखावट की शुरुआत एक दिन अचानक हो गई, कोई बहुत विचार विमर्श नहीं हुआ। रघुवीर सहाय उन दिनों पत्रकारिता से एक तरह से रिटायरमेंट ले चुके थे या रिटायर करा दिए गए थे। रघुवीर साहब बहुत ही लोकतांत्रिक और संवाद रखने वाले व्यक्ति थे। तो और उसी परंपरा के कवि मंगलेश डबराल भी लोकतांत्रिक और संवाद बनाए रखने की इच्छा इन दोनों कवियों में बहुत गहरे थी। तो एक दिन रघुवीर सहाय ने कहा कि हमें एक पत्रिका निकालनी चाहिए। तो जैसा कि हिंदी लेखकों और हिंदी संगठनों की आर्थिक स्थितियां होती हैं, जहां होता कुछ नहीं है लेकिन सपने और इरादे बड़े होते हैं, सपने और इरादों से पत्रिका नहीं चलती है। तो फिर मंगलेश डबराल, रघुवीर साहब और मैंने तय किया कि एक ऐसा हम लोग माध्यम बनाएं जिसमें विचार विमर्श हो, संवाद हो, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे के बारे में बातें करें। और इस तरह से लिखावट की शुरुआत हुई और लिखावट की अनौपचारिक गोष्ठियां शुरू हुई। और धीरे धीरे 2000 तक की कविता की जो भी पीढ़ी रही होगी, सबको लिखावट ने मंच दिया, उनका कविता पाठ किया, उन पर विचार विमर्श हुआ। और तमाम तरह, और सबसे बड़ी घटना जो हुई लिखावट, वह घटना ये हुई कि 9 दिसंबर 1990, 9 दिसंबर 1990 रघुवीर सहाय 60 साल के हुए थे और लिखावट ने उनका जन्मदिन मनाया। वो यादगार पल है। नामवर सिंह से लेके विश्वनाथ त्रिपाठी, तमाम लोग उस जन्मदिन के जलसे में आए। और उसी महीने 30 दिसंबर 1990, 60 साल और कुछ दिनों के हुए थे रघुवीर सहाय जब उनका देहांत हो गया। तो इस तरह से ये सिलसिला लिखावट का चलता रहा। और जब कोविड आया तो फिर सोचा गया कि इसको ऑनलाइन किया जाए। तो अब 3 साल से ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं और सिर्फ कविता के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये एक लिखावट की, हालांकि अब बहुत मांग है कि लिखावट ऑफलाइन कार्यक्रम भी करना शुरू करें, तो लोग विचार कर रहे हैं कि ऑफलाइन हम करें।
प्रशांत जैन युवा कवि और लेखक हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग के प्राध्यापक हैं, मुंबई में रहते हैं। आज हमने दूसरी दफा कविता मुंबई किया है। पहला कविता मुंबई हमने हृदय मयंक के एकल कविता पाठ से किया था और आज मुंबई के यानी कि मुंबई में रहते आ रहे तीन कहें कि 2 पीढ़ियों के 3 कवि आज कविता पाठ करेंगे और कार्यक्रम की पूरी जिम्मेवारी प्रशांत जैन पर है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मिथिलेश सर। अब कविता पाठ का सिलसिला हम शुरू करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर रीता दास राम को हम आमंत्रित करेंगे। अब थोड़ा फॉर्मेट बताऊं कि परिचय के बाद 2-3 मिनट हम बातचीत करना चाहेंगे कि जिससे कवियों का जो साहित्य से इतर भी एक व्यक्तित्व होता है, कर्तृत्व होता है, गतिविधियां होती हैं, सामाजिक हो सकती हैं या किसी कोई हॉबी या अभिरुचि कुछ हो सकती है, थोड़ा उस तरह से बताएं। अपनी कविता यात्रा के बारे में बात करें, जो वो चाहे ठीक समझे, जो बताना चाहे वो बात करेंगे। स्वागत है रीता जी आपका। मैं आपका परिचय दे दूं। मुंबई विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी किया है हिंदी में। आपकी प्रकाशित पुस्तक है हिंदी उपन्यासों में मुंबई। यह आपके पीएचडी शोध का नतीजा है, जहां तक मेरा ख्याल है। कविता संग्रह आपके हैं तृष्णा और गीली मिट्टी के रूपाकार। एक कहानी संग्रह भी आपका प्रकाशित है, समय जो रुकता नहीं, 2021 में आया। उपन्यास भी 2023 में, यानी बिल्कुल अभी ताजा, पच्चीकारियों के दरकते अक्स, ये आपका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है। संस्मरण आपके प्रकाशित हुए हैं नया ज्ञानोदय, भवंस, नवनीत, रचना उत्सव आदि पत्रिकाओं में। और मुंबई के कुछ स्थानीय अखबारों के लिए, जैसे दबंग दुनिया, दैनिक दक्षिण मुंबई, इसमें स्तंभ लेखन भी आपने किया है। साक्षात्कार आपके प्रकाशित हैं हस्तीमल हस्ती जी के साथ, हुबनाथ पांडे जी के साथ, असगर वजाहत जी के साथ, और कुछ लेख भी आपके विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। आपकी कविताएं लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं, जैसे हंस, नवनीत, चिंतन दिशा, स्वागत, लम्ही, पाखी, दुनिया इन दिनों आदि। वेब पत्रिकाओं में तो निश्चित रूप से है ही बहुत सारा आपका प्रकाशन। रेडियो पर आपने कविता पाठ किया है, कुछ रिसर्च पेपर पढ़े हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। सम्मान जो आपको मिले हैं, शब्द प्रवाह साहित्य सम्मान 2013, अभिव्यक्ति गौरव सम्मान 2016, हेमंत स्मृति सम्मान 2017 में, 2018 में शब्द मधुकर सम्मान, 2019 में आचार्य लक्ष्मीकांत मिश्र राष्ट्रीय सम्मान, और महिला रचनाकार सम्मान हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा घोषित किया गया है 2021 के लिए। तो लगभग सालाना या एक पुरस्कार आपको मिलता रहा है पिछले कुछ सालों में। बहुत बहुत बधाई आपको। तो रीता जी, थोड़ा अपनी कविता यात्रा के बारे में बताएं। कविता का आपके जीवन में महत्व और कविता का पाठक के लिए महत्व। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर। आपने परिचय बहुत विस्तार में दिया है। इतनी स्थापित नहीं हूं मैं, आप सभी से सीखना है। लिखावट के मंच को नमन करती हूँ। रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल जी को नमन करती हुए मैं कहना चाहूंगी, सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ और उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम, विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। लिखावट मंच का आभार कि आपने मुझे स्थान दिया, कविता पाठ का अवसर दिया। शब्द
सहेजने की इच्छा 9वीं क्लास से हुई। शेर व शायरी से शुरुआत हुई, थोड़ा गजल लिखा। बीए सेकेंड ईयर में पहली अच्छी कविता, मतलब पहले 4 पंक्तियों में शुरुआत की थी, बाद में अच्छी कविताएं लिखने लगी। और जैसे समाज में होता है, और एमए फर्स्ट ईयर करते करते शादी हो गई और कविता साहित्य पढ़ना लिखना सब छूट गया। 10 साल घर में रही, 2 बच्चे हो गए मुझे, और फिर उसके बाद ध्यान आया कि बहुत कुछ छूट रहा है, और मैंने वापस एमए किया, एमफिल किया। फिर कुछ सालों बाद पीएचडी की शुरुआत की, और इसी दौरान मैं फेसबुक से भी जुड़ी। फेसबुक से जुड़ना और पीएचडी की शुरुआत करना, ये दोनों मेरे जीवन में कविता यात्रा में, मेरे जीवन के कविता यात्रा में बहुत बड़ा मेरे लिए जैसे चमत्कार ही था कि मैं यहाँ वरिष्ठों से मिली, कॉलेज में भी, मुंबई यूनिवर्सिटी में भी, और फेसबुक से भी जुड़ी तो वरिष्ठों से मिली। मंगलेश डबराल सर से यही मेरी मुलाकात हुई, और सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद ही मुझे इस यात्रा को उत्साहित करता रहा, प्रेरित करता रहा। और उनका प्रोत्साहन, उनकी प्रेरणा, उनसे मिलना, उनसे सीखना, जुड़ना बहुत अनोखा था मेरे लिए, बहुत आशीर्वाद स्वरूप था। उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसमें मेरे गुरुजी भी हैं, रतन कुमार पांडे, जो मुंबई विश्वविद्यालय के 5 बार विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। और पीएचडी के दौरान मैंने कविता में सहेजे जाने वाले शब्दों की गहराइयों को महसूस किया। साहित्य से जुड़कर मैं उस हद तक उतर पाऊंगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती। वरिष्ठों को पढ़ा है, मुक्ति बोध, तुलसीदास, कबीरदास से लेके तो विदेशी साहित्य में भी काफी रुचि रही है। रूस के साहित्य पढ़ती रही, अनुवाद ही पढ़ती रही, क्योंकि इंग्लिश में उतना मेरा ये नहीं है, इंग्लिश मेरी साफ नहीं है। हिंदी में मैंने काफी उनके अनुवाद पढ़े, और विदेशी रचनाकारों पर भी मेरी दृष्टि रही। विनोद दास जी के वॉल पर काफी अनुवाद मैं देखती रही, और वरिष्ठों से जुड़कर मुझे उनका आशीर्वाद मिला, और मेरी साहित्यिक यात्रा कविता के रूप में आगे बढ़ी, और कविता में रुचि ही मेरी मुख्य है। बाकी कहानी और आगे की यात्रा के लिए भी बहुत अपने बहुत आप। शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अब हम आप शुरू करें अपना काव्य पाठ जी अगले अगले 10 मिनट के लिए। जी 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 बिल्कुल। मेरा समय पूरा होते ही मुझे टोकिएगा जरूर। मेरी पहली कविता है बुद्ध और दर्द। चले गए तुम बुद्ध घर से, चले गए तुम बुद्ध घर से, समाज को कर किनारा। तब से पुरुष घर से बाहर खड़े हैं चौराहे पर, देवत्व के लिए। अपनी अथक शक्ति से जीते हुए मर मर कर सींच रही है यशोधराएं राहुल और परिवार। माँ को बनाकर पत्नी को माँ बनाकर अकेली छोड़ गए तुम। समाज में उसे जीने सबसे ओछा श्राप। देवत्व से घर नहीं चलते बुद्ध, देवत्व से घर नहीं चलते बुद्ध। प्यार, परवाह और जिजीविषा भी जरूरी है। सब कहते हैं तुमने देखा, सब कहते हैं तुमने देखा दर्द पीड़ितों और मृत्यु का। फिर यशोधरा के दर्द को तुम कैसे नहीं देख पाए बुद्ध। मेरी दूसरी कविता है बावरी में। बावरी नहीं थी, नहीं गिरी मैं, ढाई गई थी
तोड़ा गया रूप में मेरे आस्था को। बावरी नहीं थी, नहीं गिरी मैं, ढाई गई थी, तोड़ा गया रूप में मेरे आस्था को। वो गिरा रहे थे मुझे बरसों पहले, दबे मुद्दों के लिए नाराज होकर, जिसकी शुरुआत का इल्म भी शंकित। कब, कहाँ, कैसे, पर कई सारे प्रश्नों की बुनियाद पर ही सही गिराया गया मुझे। गिराने के बाद भी ठीक उस तारीख को बार बार याद की जाती हूँ। विचारों में हूँ इतिहास की तरह, ठीक वैसे जैसे गांधी विचारों में। गोली मारने के बाद भी नहीं मरते। देख रही हूँ जिंदा रहना कितना मुश्किल है, और मरना भी कहाँ आसान। अगली कविता है अंगूठा तुम्हारा। सशब्द आवाज उठाते तो कलम कर दिए जाते। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है तुम्हारा अंगूठा एकलव्य। सशब्द आवाज उठाते तो कलम कर दिए जाते। इतिहास के पन्नों पर दर्ज है तुम्हारा अंगूठा एकलव्य। गुरु दक्षिणा ही सजा थी तुम्हारी, विरोध रहा तुम्हारा, सहर्ष स्वीकार कर लेना सजा। पकड़ लिए जाने के बाद अंगूठा दिया, या तुमसे ले लिया गया एकलव्य। नहीं गए मांगने शिक्षा तुम, फिर भी हुए धनुर्धर तुम निपुण। पूरी शालीनता से रच मानक बनाकर गुरुमूर्ति होकर शिक्षित खुद ही। गुरु की जरूरत पर ही अंकित किया था प्रश्न तुमने, मुआवजा भुगते तुम। एकलव्य प्रतिस्थापित कर उदाहरण, वर्ग भेद से पूछता रहेगा प्रश्न, वर्ग भेद से पूछता रहेगा प्रश्न। अंगूठा तुम्हारा हमेशा ही सभ्यता की स्मृति पटल पर। बहुत खूब। धन्यवाद सर। मेरी अगली कविता है, शीर्षक है चलना। इसीलिए नहीं है चलना कि चल रहा है कोई हमसाया हमारे आगे या हमारे साथ। चलना इसलिए भी नहीं है कि कहा जा रहा है चलने निरंतर, यहाँ नहीं थक रहे हैं पैर। चलना हो जैसे कोई लक्ष्य, कोई परिपाटी, कि थकने के लिए मजबूर नहीं, बल्कि इच्छा जोश पुरसुकून जुनून हो सार्थक। चलने की बची हुई है जरूरत, चलने की बची हुई है जरूरत, जरूरत ही नहीं इच्छा शक्ति हो मन में। सिर्फ स्पर्धा और वासना की तृप्ति ही नहीं, मकसद न हो चलना जरूरी कि कई चलने वालों को मिलती रहे राहें। चले आजीवन की चलना है निभाना जलते हुए ज्योत का दस्तूर। चलना गर हो खोज मंजिल की तो लक्ष्य पाना साध रहे जुड़े और जिम्मेदारी भी। मंजिल के बाद भी चलना मार्गदर्शन है, जरूरत नहीं। अंधकार में जैसे जगमगाना बांटना उम्मीद, भविष्य से तारतम्य जोड़ने की कवायद। लक्ष्य का गुणात्मक बदलाव हो सकता है। विश्लेषण करना लेना है श्वास, मुट्ठी में बांधना दो रत्ती रेत, जो मुट्ठी के बंद करने पर भी नहीं गिरती। चलना हो चलना, भागना नहीं अंत की ओर। चलना हो चलते जाना जब तक ना थके हम अनंत। चलना हो चलना सिर्फ पाना ही नहीं, चलना हो चलना सिर्फ पाना नहीं हो, तृप्ति का एहसास भी। बहुत खूब।
धन्यवाद सर। एक कविता है। बच्चों, जीने से पहले सोचो एक बार, पेड़ की तरह मत बढ़ो तुम, जड़ों के नीचे छोड़कर गहराई। बढ़ो साजिश की तरह अचानक, उगो जैसे सभ्यता पर गर्व। नएपन की रोशनी और सत्य की आभा युक्त, चांद की शालीनता हो दंभ मात्र पहलू में, हो स्वीकारोक्ति अभिव्यक्ति का सिंचित बिंब, हो वक्री अनुपाती तंग बिंदु की खनक, हो रेखाओं के मध्य का संचालन। तुम बड़ों की बढ़त को आने लगे लाज। बढ़ते रहो कि नाप का टूटे अभिमान, शेष न कोई बिंदु जो रिक्त का मानदेय हो। देखो कि दीप की ज्योति का सच सिर्फ जलना न हो, फैलो की प्रकाश का फैल कर अंधेरे से मिलना न हो। प्रकाश और अंधेरे के बीच की दीवार न हो विस्तारित, कि दोनों की व्याख्याएं बूझने का सबब ढूंढती रह जाए। देखो कि क्या यह देखना है जरूरी कि सत्य की गूंज लौटकर आए उसी रूप में। उसी रूप में हो प्रकाश की प्रखरता, उसी रूप में हो जीना भ्रम नहीं, हो बनी वैसे ही जीने की चाह। आदमी आदमी को पहचानता तो हो। बच्चों, जीने से पहले सोचो एक बार। बहुत बढ़िया। एक और कविता। स्वागत। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के मोह में जुटी पूरी दुनिया, भाव शून्य से वक्त पर न देख रही है, न पढ़ रही है, न समझ रही है, न ही उड़ेल रही है भाव। भाव भीतर प्रकोष्ठ में 4-5 अंक देखने के बाद बाहर बह आते हैं। बौद्धिक स्तरीय उबाऊ अस्तित्व बिकाऊ होना पसंद करते हैं। हम करते हैं पसंद पूरा होना आसान टुकड़ों में बटे होकर, और पूरी होती है छत छत के बिना, हो जाती है दीवार पूरी नेह के बिना। पूरा होता है एक समुद्र कहते पानी पानी, हम उड़ते हैं आसमान में पंखों बिना। बेलती है रोटी में एक औरत पूरा चांद, जैसे शब्दों में देख लिया है हमने होना गरीब। आंसू का मतलब और भूखे होने की समीक्षा, हम नमक का मतलब जान जाते हैं तकिए में भीगी रात से। नींद बेचना और खरीदना जैसे आंखों को खोलना और बंद करना नाटक भर है। हम प्रेक्षागृह की अंधकार में रोशनी उलीच रहे होते हैं, देखने सत्य मिथ्या धारणा के साथ, जहां देखना एक भ्रम है, पूरे भ्रम के साथ जीना एक कला। बहुत ईमानदारी से जीने की सजा मिलती है। मेरी अगली कविता है। बहुत ईमानदारी से जीने की सजा मिलती है। सजा मिलती है कह देने से सच को सच की तरह, और झूठ को कर देने से सरेआम। कह देने से उल्टे को उल्टा, और यह कि सीधे का मतलब सीधा होता है। हंसते हैं लोग इस तरह से कौन जीता है भला। हंसते हैं लोग कि इस तरह से कौन जीता है भला। दरअसल चीजें आपस में इतनी गुथी होती है कि अमूमन समझना कठिन होता है। क्या है सच और झूठ क्या है, बताना क्या और क्या नहीं बताना, या कि छुपाना है। ऐसा करने के पीछे जो मकसद है
उसका छुपाया जाना कितना वाजिब है? क्या बताने से सब गड़बड़ हो जाता है और कैसे बताने से लगता है सच सच की तरह? सभी जानते हैं गलत की तरह दिखने वाली चीजें गलत नहीं होती। दरअसल सही सही की तरह नहीं दिखाई देता और गलत को गलत कैसे कह दें समझ में नहीं आता। हम सही गलत की पहचान खो चुके हैं या पहचानना नहीं चाहते। सच को सच की तरह पहचानने में हमें तकलीफ होती है और झूठ जब सच का नकाब ओढ़कर आता है सामने लगता है कि सच है, पर उसमें कितना होना होता है सच का पता नहीं चलता। और सच का सच तो ऐसा होता है जिसे पहचानने या जानने की परवाह किसी को नहीं होती। बहुत खूब। धन्यवाद सर। बहुत जी। एक और कविता। हाँ, इस छोटी सी कविता सुना के। जी जी जी। बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है युद्ध का मतलब युद्ध हो महाभारत वाला, युद्ध का मतलब उद्देश्य हो अलगाव मतभेद, गर हो यही मंशा, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बाद उसके चाहे रहे रोते या बिसूते, अपने चिथड़ों को देखकर हो जाए तार तार। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है हाथ को हाथ ना सूझे, कुछ दिखाई न दे, बस भीतर का गुबार ही निकालना हो अहम। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है भाई भाई ना रहे, बहन बहन नहीं, दोस्त का मतलब ना हो, हाथ ना रहे पैर कट जाए हो जाए अंधे। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है हम भूल भूल जाए रंग का मतलब, फूलों से अटी पड़ी धरती को कर दे हरियाली विहीन। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है हम भूल जाए अंतर जानवर और इंसान का, समाज प्रेतों से हो आबाद इंसानों के बिना। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है आंखों में ना बचे पानी, उपजाऊ भूमि हो जाए बंजर, देखे नदियां खून की। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है रोए माए जार जार कि फिर आबाद कर देंगी वे प्रकृति अपनी कोख से शनह शनह। क्या फर्क पड़ता है? बहुत मार्मिक कविता। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी, आपकी इतनी अच्छी रचनाओं के लिए। सभी को धन्यवाद। जी जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री विनोद दास जी को। उनका परिचय जो मेरे पास उपलब्ध है, इसके बाद हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा कॉलेज लाइफ वगैरह के बारे में बताएं। परिचय आपका सिर्फ साहित्य के संबंध में ही है। आपके कविता संग्रह हैं खिलाफ हवा से गुजरते हुए, वर्णमाला से बाहर और कुजात, ये तीन। एक उपन्यास आपने लिखा है सुखी घर सोसाइटी, और एक कहानी संग्रह है आपका बीच धार में। भारतीय सिनेमा पर एक पुस्तक आपने लिखी है भारतीय सिनेमा का अंतःकरण। आलोचना में भी आप सक्रिय रहे हैं। काव्य आलोचना आपकी है कविता का वैभव, और एक गद्य आलोचना है सृजन का आलोक। इंटरव्यूज भी आपने किए हैं जो कि बतरस नाम की किताब में संकलित हैं। और साक्षरता पर केंद्रित एक पुस्तक साक्षरता और समाज, ये भी आपकी एक कृति है। राज कपूर के प्रिय सिनेमेटोग्राफर थे राधु कर्माकर, उनकी आत्मकथा का आपने अनुवाद किया है, और इस आत्मकथा का नाम है कैमरा मेरी तीसरी आंख। संपादन में भी आप सक्रिय रहे हैं। आपने साहित्यिक पत्रिका अंतर्दृष्टि का प्रकाशन और संपादन किया। भारतीय भाषा परिषद की मासिक पत्रिका वागर्थ का भी आपने संपादन किया। इसके अलावा राजस्थान के कवियों का एक काव्य संकलन काव्य बिंब प्रकाशित हुआ था, जिसका आपने संपादन किया था। पुरस्कार जो आपको मिले हैं आपके साहित्यिक अवदान के लिए, वो है नई पीढ़ी युवा पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय ज्ञानपीठ से
आप पुरस्कृत हुए 1986 में। श्रीकांत वर्मा सम्मान आपको मिला 1996 में, और केदारनाथ अग्रवाल सम्मान सन 2000 में। इसके बाद शमशेर सम्मान से आप विभूषित हुए 2003 में। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था विनोद दास जी का। स्वागत है आदरणीय विनोद दास जी आपका कविता पाठ के लिए। थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कुछ सेकंड, और उसके बाद अपना आत्मकथ्य जो भी आप कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कवि के रूप में, प्लीज। कॉलेज वगैरह कहाँ से किया आप? जी नमस्कार। लिखावट संस्था के बारे में जब से इसकी स्थापना हुई तब से मैं जानता हूँ और उसके कामों से परिचित हूँ। और रघुवीर जी, मंगलेश जी, मिथिलेश जी, इन लोगों ने जो दिल्ली में एक तरह से काव्य की, कविता की सक्रियता बनाई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था। तो इस लिखावट से जुड़ने मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। उस समय कभी उस कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, दिल्ली में उन दिनों कभी था नहीं, सॉरी। लेकिन इस संस्था से मैं बहुत गहरे रूप से अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ। जहाँ तक मित्रों बात है, मेरे परिचय के बारे में बता ही दिया है प्रशांत जी ने काफी विस्तार से। लेकिन यहाँ मैं जिस एक छोटे से गांव में रहता था, बाराबंकी जिले के, और उस घर में एक अच्छी बात थी कि एक छोटी लाइब्रेरी थी। उसमें बहुत सारे उपन्यास, कविता संग्रह और बांग्ला के बहुत कथा उपन्यास और कहानियां थी। तो मैं उपन्यासों को पढ़ने के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, तो मैं चोरी से पढ़ता था। इस तरह पढ़ने की एक इच्छा जागृत हुई। लेकिन जहां तक कविता का सवाल है, मुझे लगता है कि अक्षर ज्ञान के बाद जो पहली लय भरी कविता कोई रही होगी वो हनुमान चालीसा रही होगी, जो मेरे पिताजी ने मुझको दी। तो हनुमान चालीसा से एक तरह से लय और संगीत जो कविता का, तुलसीदास ऐसे बड़े कवि से संपर्क बना हनुमान चालीसा के माध्यम से। लेकिन जो मुझे सबसे अधिक आनंद आता था वो आता था आल्हा पढ़ने में। लोक जीवन का जो महाकाव्य है एक तरह का, और जब आल्हा पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये वाकई उसको पढ़ते समय एक संवेदना और उसका जो आवे वो सब बहुत मोहित करता था। लेकिन कविता से अधिक मुझे कथा पसंद थी। और आज जो मैं कविता में, कई बार आपको लगेगा कि मैं कथा कह रहा हूँ, और कथा में कई बार मैं कविताएं लिखता हूँ। तो इस तरह की एक स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शुरुआत हुई वो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक संस्था बनाई बाराबंकी में, और उसमें गोष्ठियां करनी शुरू की। और बाराबंकी से लखनऊ की दूरी बहुत नहीं है, तो वहाँ जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया तो वहाँ के लेखकों से बड़ा मेरा परिचय हुआ। पूर्ण नारायण, मुद्रा राक्षस, श्रीलाल शुक्ल, बहुत सारे वहाँ पर जो उपस्थित थे, यशपाल, इन सभी लोगों से परिचय हुआ और उनसे संपर्क बना। उन लोगों ने एक तरह से मुझे, जो भी आज मैं हूँ, उन लोगों के कारण, उनके संपर्क के कारण, और अपने उन्होंने बताया क्या पढ़ना चाहिए। इसका एक लाभ ये हुआ कि जो साहित्य का एक अंडरवर्ल्ड होता है, कई बार आप जान लेंगे, उससे मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। मेरा संपर्क सीधे अच्छे साहित्य से बना, जो कि होना चाहिए था। मुझे लगता है अंडरवर्ल्ड जानना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नहीं जान पाया मैं। तो सीधे साहित्य से ही मेरी संपर्क बना रहा। जहाँ तक कविता की बात है, मुझे लगता है मुझे कविता पढ़नी चाहिए और मैं कविता पाठ करूंगा। इस तरह पहला संग्रह मेरा 86 में आया, जैसा कि आपने बताया, और वो पुरस्कृत भी भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ। उससे पहले बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं, अखबारों सब में मैं कवि के रूप में छप चुका था। कविताएं मेरी छप चुकी थी। पहल में छपी थी, आवेग में छपी थी, वसुधा में छपी थी। जितनी भी पत्रिकाएं उस समय की साहित्यिक थी, जनसत्ता में मंगलेश जी ने छापी थी, और नवभारत टाइम्स में भी छपी थी। सभी अखबारों पत्रिकाओं में छपती थी।
और जो विविध जो चीजें क्षेत्रों में मेरी रुचि बनी, वो सब लखनऊ के जो संपर्क थे उनके कारणों से बनी। उन लोगों ने बताया कि सिर्फ कविता ही नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं, उससे आपको संपर्क बनाए रखना चाहिए और उसमें काम करना चाहिए। तो मित्रों, मैं अपनी कविताएं 2-3 पढ़ूंगा। स्वागत है सर, स्वागत है। सबसे पहले एक कविता है जो मैं पढ़ना चाहता हूं, कवि का काम। मोबाइल से मैं तस्वीर उतार रहा था, मोबाइल से मैं तस्वीर उतार रहा था, तस्वीर में उसकी हंसी आई, तस्वीर में उसकी हंसी आई, पीछे का पेड़ आया, उसका हरापन भी, उड़ता सफेद मटमैला बादल भी, लेकिन वह नहीं आया जो मैं चाहता था। मोबाइल से मैं तस्वीर उतार रहा था, तस्वीर में उसकी हंसी आई, पीछे का पेड़ आया, उसका हरापन भी, उड़ता सफेद मटमैला बादल भी, लेकिन वह नहीं आया जो मैं चाहता था। कई कोणों से मैंने तमाम तस्वीरें उतारी, कई कोणों से क्लोजअप लिया, उसके चेहरे की बारीक सलवटें तक आ गईं, उसकी त्वचा के कोमल रंध्र और भौं का एक सफेद बाल भी। कई कोणों से मैंने तस्वीरें उतारी, क्लोजअप लिया, उसके चेहरे की बारीक सिलवटें तक आ गईं, उसकी त्वचा के कोमल रंध्र और भौं का एक सफेद बाल भी। बस वह दुबका उसके भीतर छुपा रहा जिसे मैं देखना चाहता था। मैं थक चुका था। मोबाइल का कैमरा भी, जैसे वो कह रहा हो, बस मेरी यही हद है। मैं थक चुका था। मोबाइल का कैमरा भी, जैसे वो कह रहा हो, बस मेरी यही हद है, इसके आगे का मेरा काम नहीं, उस बावले का है जो कवि है, उस बावले का है जो कवि है। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी कविता है दागी आलू। छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू, छिलकों के साथ मैं फेंकने जा रहा था दागी आलू। वह आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। वो आई और उसने एक एक करके चुन लिए सब दागी आलू। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वह हिस्सा जो सड़ा था। फिर उसने काट कर अलग किया उनका वो हिस्सा जो सड़ा था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मैं शर्मिंदा था, आलू का एक बड़ा हिस्सा अच्छा और बेदाग था। मुझे लगा कितना कुछ अच्छा बचाया जा सकता है, मुझे लगा कितना कुछ अच्छा बचाया जा सकता है इस तरह इस पृथ्वी पर। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है जी, पहलवानों का। उनकी लिए मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। स्वागत। बलात्कृता का हलफनामा। बलात्कृता का हलफनामा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय मैं कतई नहीं रोऊंगी, आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इस समय मैं कतई नहीं रोऊंगी, आंसू बहाकर मैं भीगी माचिस नहीं बनना चाहती। अपनी बेतरतीब जिंदगी की तरह मैं कुछ बेतरतीब वार बताना चाहती हूँ।
प्यार से नहीं भूल से पैदा संतान के लिए, प्यार से नहीं भूल से पैदा संतान के लिए खतरा अधिकतर आसपास होता है और इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे घर से ही हो चुकी थी। प्यार से नहीं भूल से पैदा संतान के लिए खतरा अधिकतर आसपास होता है और इसकी शुरुआत बहुत पहले मेरे घर से ही हो चुकी थी। अक्षर ज्ञान के पहले से ही मैं पढ़ने लगी थी। नेत्रहीनों की तरह कामातुर स्पर्श, जब मामा चाचा सौतेले भाई रिश्तों की आड़ में बन जाते थे मर्द। बहुत पहले ही मेरे घर से ही हो चुकी थी। अक्षर ज्ञान के पहले से ही मैं पढ़ने लगी थी। नेत्रहीनों की तरह कामातुर स्पर्श, जब मामा चाचा सौतेले भाई रिश्तों की आड़ में बन जाते थे मर्द। जलेबी, लेमन जूस या अंधेरे के खेलों के खतरों का मुझे तो क्या, मेरी माँ तक को भी पता न चलता जब तक उल्टियां नहीं होती या खून से लथपथ नहीं मिलता मेरा अंतर्वस्त्र। क्या ये वासना थी? क्या ये वासना थी? वासना क्या होती है इतनी अल्पायु में, भला मैं क्या जानती। जैसे मैं नहीं जानती वो पागल स्त्री जो उभरे बड़े पेट के साथ देश के हर शहर में किसी चौराहे के पास जूठे पत्तल चाटती हुई मिल जाती है। वासना क्या होती है इतनी अल्पायु में, भला मैं क्या जानती। जैसे नहीं जानती वो पागल स्त्री जो उभरे बड़े पेट के साथ देश के हर शहर में किसी चौराहे के पास जूठे पत्तल चाटती हुई मिली जाती। बस जब वो छूते तो लगता कि कोई छिपकली मेरे अंगों पर रेंग रही है, नितंबों पर चिकोटियां काट रही हैं चींटियां। बस ट्रेन की भीड़ में, मेले बाजार की धक्का मुक्की में वे बिलबिलाते तिलचट्टे की तरह मुझे छूते छूते सरसराते केचुए की तरह। बलात्कार सिर्फ लिंग से ही नहीं होते, आंखों से भी होते। सृष्टि में सबसे अधिक बलात्कार कल्पना में होते। बलात्कार सिर्फ लिंग से नहीं होते, आंखों से भी होते। सृष्टि में सबसे अधिक बलात्कार कल्पना में होते। इनके अनंत चेहरे थे। कोई गणित ट्विटर के वेश में आता, अखबार के बहाने नोचने लगता वक्ष। कोई संगीत गुरु तबले की तरह बजाने लगता मेरी देह। कोई तरक्की का झांसा देकर केबिन में चबा लेता ओंठ। कोई अभिनेत्री बनने का लालच देकर खेलता देह प्रेम का खेल। बाबा फकीरों की बात ही अलग थी। संतान सुख देने के बहाने उतार देता था अंग से पूरे वस्त्र। शौहर के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, अवमानना का मुकदमा चल जाएगा मुझ पर। न्यायालय ही देता है शौहर को बलात्कार की छूट। जलती सिगरेट के दाग की तरह मेरी आत्मा पर इनके दंश के इतने पक्के निशान कि अंतिम समय मेरी अस्थियों के साथ जाएंगे। गरीब दलित सखियों के बारे में मैं क्या कहूं, कांपता है कलेजा। गरीब दलित सखियों के बारे में मैं क्या कहूं, कांपता है कलेजा। ये सखियां ऊंची जातियों के लिए नापदान हैं, फिर भी आम की मुफ्त चटनी से भी ज्यादा सवर्णों को लगती है इनकी देह चटपटी। खेत खलियान में रौंदने के लिए ये उनकी केल बिस्तर हैं। खेत खलियान में रौंदने के लिए ये उनकी केल बिस्तर हैं। ना नुकुर या चूं चरा करने पर उनके प्रतिशोध का सामान है। आपके किताबी लफ्जों में कहूं तो इनकी खामोश सीखों से लिखा जाता है उनके वर्चस्व और पौरुष का इतिहास। गाय से भी कम इनका है महत्व। वो चाहे घर में झाड़ू पोछा करती छमिया हो या फसल काटती धनिया। गाय से भी कम है इनका महत्व। वो चाहे घर में झाड़ू पोछा करती छमिया हो या फसल काटती धनिया। इनकी शिकायतें अक्सर थाने के बाहर छटपटा कर तोड़ देती हैं दम।
हुज्जत करने पर लाकअप में पिटते हैं नाते रिश्तेदार। मंद मंद घिनौनी मुस्कान के साथ कचहरी में पूछते वकील जज घृणित सवाल। गोया भरी सभा में आईने के सामने फिर से किया जा रहा हो उनका शाब्दिक बलात्कार। कोई इन कुलक्षणों का साथ नहीं देता, कोई इन कुलक्षणों का साथ नहीं देता, न पंचायत न राजनीतिक दल। इनके लिए राजधानी की सड़कों पर कोई मोमबत्ती मार्च भी नहीं निकालता। टीवी अखबार के संवाददाता भी महामहिम या अभिनेता के फोटो शूट में रहते व्यस्त। वह सांसद भी रहती चुप जो संसद में छाती पीटती थी एक गर्भवती हथनी के मरने पर। वो सांसद भी रहती चुप जो संसद में छाती पीटती थी एक गर्भवती हथनी के मरने पर। मैं आपको कुछ कुछ समझने लगी हूं, मैं आपको कुछ कुछ समझने लगी हूं। आप केवल देखना चाहते हैं मेरे आंखों में डर का कांपता पानी। मैं आपको कुछ कुछ समझने लगी हूं, आप केवल देखना चाहते हैं मेरे आंखों में डर का कांपता पानी। मेरी आजादी आपके डर के भीतर कैद है, चाहे मेरी पोशाक हो या नौकरी या स्कूल का बस्ता। मन से शादी या प्रेम का जिक्र करना मेरे लिए कुफ्र है। मन से शादी या प्रेम का जिक्र करना मेरे लिए कुफ्र है। इसके लिए आपकी पंचायतें बांटती ही रहती हैं चरित्रहीनता का प्रमाण पत्र। मैं जानती हूं शौचालय में मेरी गंदी गंदी तस्वीरें बनाकर, गंदी गंदी गालियां नवाज कर तोड़ना चाहते हैं आप मेरा मनोबल। अब मैं इस डर के पार चली गई हूं। वैसे भी आपकी नजरों में हो गई हूं अशुद्ध। हालांकि ऐसी पवित्रता पर मैं थूकती हूं। अब मैं इस डर के पार चली गई हूं, वैसे मैं आपकी नजरों में हो गई हूं अशुद्ध। हालांकि ऐसी पवित्रता पर मैं थूकती हूं। दरअसल मेरी योनि मेरी देह का सबसे पवित्र अंग है। हर माह रक्त स्नान से होती रहती है पवित्र। यहीं से हुआ है इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म। मेरी मौत की प्रतीक्षा करना बेकार है। मोबाइल की अश्लील वीडियो से बनी आपकी घटिया सोच के लिए गले में दुपट्टा बांध कर नहीं दूंगी मैं अपनी जान। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बहुत सुंदर है। हाँ, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है। हाँ, आपके लिए एक और आखिरी बात। मेरा मन एक किले जैसा दुर्भेद्य है जो किसी भी आक्रमण से नहीं जीता जा सकता, लेकिन मासूम है इतना। एक सुंदर फूल पेश करने पर भी हार देता है अपना सर्वस्व। बहुत बहुत मार्मिक। एक अंतिम कविता जी, स्वागत जी। झूठ। जी। ये धूप की तरह चमकीला और इतनी जल्दी रंग बदलता है कि पहचान में भी नहीं आता। ये धूप की तरह चमकीला और इतनी जल्दी रंग बदलता है कि पहचान में भी नहीं आता। झूठ और कुछ नहीं, दरअसल सच के साथ दगा है। झूठ का कोई पक्का सांचा नहीं होता। झूठ का कोई पक्का सांचा नहीं होता। हर झूठ का होता है अपना अलग रंग, अपना ढंग। गढ़ना पड़ता है हर बार उसे अपना एक नया शिल्प। झूठ को सच का लिबास इतना पसंद है कि न्यायमूर्ति के सामने हमेशा हलफ लेकर कहता है, जो कहूंगा सच सच कहूंगा। इसकी आत्मा मिथक में बसती है और धीरे धीरे कई बार आदमी की आस्था बन जाती है। इसकी आत्मा मिथक में बसती है और धीरे धीरे कई बार आदमी की आस्था बन जाती है। कई झूठ बच्चों की तरह निर्मल होते हैं और औचक पकड़ लिए जाते हैं। कई झूठ बच्चों की तरह
निर्मल होते हैं और औचक पकड़ लिए जाते हैं। कई झूठ पेशेवर शातिर अफीम की तरह इतने खतरनाक कि राज मुकुट पहनकर देश को नींद में सुला देते हैं। कुछ झूठ पेशेवर शातिर अफीम की तरह इतने खतरनाक कि राज मुकुट पहनकर देश को नींद में सुला देते हैं। प्रेमिकाएं अक्सर फूल से अधिक झूठ पर लहलोट होती हैं। प्रेमिकाएं अक्सर फूल से अधिक झूठ पर लहलोट होती हैं। धोखा खाने के बाद भी अपने दुख की अंधेरी कोठरी में प्यार की तरह उसे छिपाए रखती हैं। अमरता भी एक झूठ है। अमरता भी एक झूठ है। ये बात झूठे कभी नहीं जानते और झूठी प्रशंसा के तकिए पर सोते हुए अमरता का सपना देखते रहते हैं। अमरता भी एक झूठ है। ये बात झूठे कभी नहीं जानते और झूठी प्रशंसा के तकिए पर सोते हुए अमरता का सपना देखते रहते हैं। उद्यम प्रेमियों की तरह झूठ को प्रिय होता है आंकड़ों से सहवास। उद्यम प्रेमियों की तरह झूठ को प्रिय होता है आंकड़ों से सहवास और उनकी नाजायज संततियां देश के विकास का इतिहास लिखती हैं। सरकारी झूठ श्लोक की तरह होते हैं पवित्र। सरकारी झूठ श्लोक की तरह होते हैं पवित्र। अफवाह की तरह उनके होते हैं हजारहा मुंह। बादल की तरह हजारहा अदृश्य पांव अशरीरी छायाओं की तरह चलते हुए बहुमत की डरावनी आवाज बन गूंजते रहते हैं। अशरीरी छायाओं की तरह चलते हुए बहुमत की डरावनी आवाज बन गूंजते रहते हैं। इन दिनों झूठ की डिजिटल पाठशालाएं खुली हुई हैं जहां उड़ाया जाता है ज्ञान का मजाक। इन दिनों झूठ की डिजिटल पाठशालाएं खुली हुई हैं जहां उड़ाया जाता है ज्ञान का मजाक। दी जाती है तथ्य की कब्र पर झूठ के फूल चढ़ाने की तालीम। दी जाती है तथ्य के कब्र पर झूठ के फूल चढ़ाने की तालीम। कहना न होगा आकाश में तारों की तरह बढ़ रहा है झूठ का परिवार। कहना न होगा आकाश में तारों की तरह बढ़ रहा है झूठ का परिवार। फिर भी वो अक्सर असुरक्षित और डरा रहता है। जब कोई वीर बालक कहता है उसे नंगा, भेज दिया जाता है उसे फौरन कारागार। ये दिलचस्प है। एक कथाकार लिखित रूप में घोषणा करता है कि उसकी कृति सिर्फ झूठ है। ये दिलचस्प है। एक कथाकार लिखित रूप में घोषणा करता है कि उसकी कृति सिर्फ झूठ है और विस्मित पाठक कई बार कहता है नहीं नहीं, लेखक भरमा रहा है, यही तो है जिंदगी के सच का इतिहास। नहीं नहीं, लेखक भरमा रहा है, यही तो है जिंदगी के सच का इतिहास। किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कोई कितनी भी लंतरानियां हाके, निष्कर्ष यही है झूठ की अकाल मृत्यु तय है। किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कोई कितनी भी लंतरानियां हाके, निष्कर्ष यही है झूठ की अकाल मृत्यु तय है। जबकि सच बचा रहता है गल्प में भी अल्पमत में रहने के बावजूद। गल्प में भी अल्पमत में रहने के बावजूद। बहुत धन्यवाद। बहुत सामयिक, सशक्त और मार्मिक कविताएं और आशा से भरी हुई कविताएं। बहुत बहुत आभार आदरणीय विनोद दास जी। कुछ सेकंड में मैं जैसे आलोचकों ने आपके बारे में क्या कहा है, कवि एवं आलोचक विजय कुमार जी कहते हैं, विनोद दास ने इधर लिखी गई अपनी अनेक कविताओं में कठिन यथार्थ को अपने तरीके से लोकेट किया है। फलक, चेतना और अभिव्यक्ति के स्तर पर यह कविताएं कुछ नया सामने लाती हैं। सामान्यकृत, सरल, रैखिक और सुनिश्चित को भेदते हुए एक अपरिभाषित की ओर जाने का साहस यहाँ है। स्वप्निल श्रीवास्तव जी कहते हैं,
विनोद की कविता पाठकों को महज हताश या स्तब्ध नहीं करती, विचलित भी करती है, उकसाती भी है। महत्वपूर्ण वह इस अर्थ में है कि यह दृश्यांकन भर नहीं है, वह एक जीवन दृष्टि और जीवन आस्था पर स्वीकृति की मुहर लगाती है। तो इस तरह से धन्यवाद जी इन दोनों साथियों को। जी जी मैं अब आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ रचनाकार जिन्होंने कविता और गद्य में समान रूप से अपनी लेखनी चलाई है, श्री विनोद कुमार, आदरणीय श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को। उनका एक परिचय, असल में परिचय तो बड़ी मुश्किल से मिला, सर तो भेज ही नहीं रहे थे। फिर एक जनरल इंट्रोडक्शन आया उनकी तरफ से और मैंने उसको अपने तरह से कंपाइल किया है। आप मूलतः इलाहाबाद के हैं लेकिन अब मुंबई के स्थायी निवासी हैं। आपके पिता श्री इकबाल बहादुर सिंह प्रेमचंदोत्तर काल के एक महत्वपूर्ण कहानीकार थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें पुरस्कृत किया था, जो कि उस जमाने का एक सबसे बड़ा पुरस्कार था हिंदी जगत में। उनके 5 कहानी संग्रह पब्लिश हुए थे। श्री इकबाल बहादुर सिंह जी धर्मवीर भारती के क्लासमेट थे और इला चंद्र जोशी जी के संपादन में संगम नाम की जो पत्रिका निकलती थी उसमें दोनों संपादन सहयोगी रहे। जहां तक विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की बात है, आप जीवन के 77 बसंत देख चुके हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आमतौर पर आप मंचों पर बहुत कम आते हैं। कॉलेज की पढ़ाई आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की और बीए और एमए के दौरान कम से कम 5 बार आपको गोल्ड मेडल मिले विभिन्न विषयों में, यूनिवर्सिटी टॉप करने के लिए। बहुत ही ब्रिलियंट आपका। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि युवा जो हमारे ऑडियंस होते हैं उनके लिए ये चीजें प्रेरक होती हैं कि आप साहित्य साधना या कला की साधना भी करें, एकेडमिक्स पे भी ध्यान दें, करियर पे भी ध्यान दें। इसके अलावा ऑल इंडिया डिबेट चैंपियनशिप का भी गोल्ड मेडल विनोद श्रीवास्तव सर के नाम है। और एक बात यह है कि इतने सारे गोल्ड मेडल मिले लेकिन कभी ये लेने नहीं गए। को करिकुलर एक्टिविटीज आपकी हैं, आपके रिसर्च आर्टिकल छात्र जीवन में ही प्रकाशित हुए यूनिवर्सिटी के जर्नल में, और जिसमें आमतौर पर प्रोफेसरों के ही आर्टिकल पब्लिश होते थे। आप 2 वर्षों तक कहीं मेरा ख्याल है इको आ रहा है, विनोद दास सर की तरफ से, थोड़ा म्यूट कर दें सर। हाँ, करता हूं। जी 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 2 वर्षों तक आप यूजीसी के रिसर्च फेलो रहे, फ्रेंच और रशियन में भी डिप्लोमा किया और कुषाण कालीन इतिहास पर आधारित एक पुस्तक आपके प्रोफेसर्स ने लिखी थी, उसमें सहयोगी लेखक के तौर पर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असल में ये छात्रों की सहयोगी भूमिका मुख्य भूमिका होती है, मुझे एहसास है इस चीज का। खेलों में आप कभी पीछे नहीं रहे, राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे आप और देश के प्रतिनिधित्व के लिए भी आप चुने गए। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जहां तक करियर की बात है, आप 1971 बैच के IRS अधिकारी रहे। 2006 में चीफ कमिश्नर के तौर पर आप रिटायर हुए। लेकिन इस सर्विस लाइफ के दौरान आपने स्पोर्ट्स और कला के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा गतिशील रहे। आपने अखिल भारतीय स्तर की अनेक खेल प्रतियोगिताएं आपके मंत्रालय या डिपार्टमेंट के लिए आयोजित की। खेल प्रतियोगिताओं में तो 2-2 हजार तक खिलाड़ी शामिल होते थे। आप तमाम भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों का भी एक जमावड़ा रहता था आपकी कार्यशालाओं में, और विभिन्न कला विधाएं जो है, संगीत, थिएटर और शिल्प आदि के लोग भी उसमें शामिल होते थे। और इस तरह से जो युवा हैं उनको आगे बढ़ने का एक रास्ता और प्रोत्साहन मिलता था। आप लंबे समय तक IRS एसोसिएशन के सचिव रहे, चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष रहे, दिल्ली टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे और बहुत सी कार्यशालाएं आपने कमिश्नरों और चीफ कमिश्नरों के लिए आयोजित की, जिनमें राजीव गांधी और VP सिंह जैसे लोगों ने प्रधानमंत्री के तौर पर शिरकत की। आपके साहित्यिक अवदान का जहां तक सवाल है, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी ने बहुत अल्प लेकिन सारगर्भित लेखन किया है। आपके 3 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हैं। सच मैंने बनाए नहीं, एवजी में शब्द, कुछ भी तो नहीं कहा। आपकी अनेक कहानियां भी प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा एक उपन्यास भी आप लिख चुके हैं जिसका नाम है वजह बेगानगी नहीं मालूम। आपका एक नया उपन्यास लगभग पूर्ण हो चुका है जो कि शीघ्र ही आने वाला है।
अगले उपन्यास के लिए आपने रिसर्च भी शुरू कर दी है। हमारी शुभकामनाएं। चरैवेति चरैवेति के आप उदाहरण हैं। कविताएं अभी भी आप लिखते हैं लेकिन बहुत कम। संपादन आपने किया, पहल पत्रिका जो ज्ञान रंजन जी निकालते थे, आप उसमें संपादन सहयोगी रहे। मुंबई से निकलने वाली पत्रिका चिंतन दिशा में आप संपादक मंडल के सदस्य हैं। आपने योग गुरु स्वामी विमलानंद पर भी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जासु बचन रवि कर निकर। पुरस्कार तो आपको बहुत हासिल हुए हैं, लेकिन साहित्य का जहां तक सवाल है, एक फॉर्मल एक आवेदन तो करना ही होता है, जो कि आपने कभी किया नहीं। तो साहित्य का कोई पुरस्कार आपके नाम पे नहीं है। हालांकि आपकी आपकी कविताओं के बहुत से संस्करण आ चुके हैं, ये बड़ी बात है। पहले कविता संग्रह के तो 5 संस्करण मुझे पता है, उसके बाद का मुझे सूचना नहीं है। और पत्रिकाओं में प्रकाशन हेतु आमतौर पर संपादकों ने ही आपकी कविताएं मंगाई। आपने खुद कभी अपनी तरफ से उसमें आप आगे नहीं आए, कुछ ऐसी फितरत आपकी रही है, लेकिन इससे पाठकों का थोड़ा नुकसान होता है, ऐसा मुझे लगता है। कुल मिलाकर आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय विनोद कुमार श्रीवास्तव जी को कविता पाठ के लिए, और अपनी तरफ से आप कुछ कहें, आप जैसी कोई चीज, तो स्वागत है सर। विनोद जी। कविता से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्री हृदयेश मयंक, श्री मिथिलेश श्रीवास्तव और श्री प्रशांत जैन को, जो मुझ जैसे प्रसंगच्युत आदमी की कविता सुनना चाहते थे। लगता है मित्र की जगह मैं मयंक जी की कमजोरी हो गया हूँ। बाकी कविताएं सुन लीजिए। आज कोशिश करूंगा कुछ वर्बोस कविताएं सुनाने की। स्वागत। पहली कविता है अंधेरा। सूचना बरस रही है, आंधी, तूफान और बारिश की तरह। रोशनी इतनी कि आंखें बंद हो जाएं। अब नहीं बच रहे जीवन में कोई रहस्य। इतना भयानक है सब कुछ जान लेना कि हत्यारे आते कहां से हैं और फिर जाते कहां। कि कितनी जगह, कम जगह बच रही इस दुनिया में जीवन के लिए, कि उस जीवन में कितनी कम जगह बची है विश्वास के लिए। तो क्या हम चुप हो जाएं? चुप जैसे भयानक। दूसरी कविता है इस विकासशील देश की इस बेला में। जैसे हम जान गए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पंख नोचे जाने के बावजूद। हम यह भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय शौक है एक दूसरे का मुंह नोचना, बातचीत या फिर बहस के नाम पर। फिर भी अगर तुम मान ही बैठे हो कि अपने इस जनतंत्र में बोलने की आजादी है, तो मुंह खोलने से पहले कुतर्कों का अपना खजाना दिखाओ। तर्कों का सुर बहुत मध्यम होता है, खासकर अच्छे दिनों की हवा और ढोलबाजी में। बोलने की कुव्वत जुटा भी लो तो फिर जाति की समस्या पर बोलने से पहले अपनी जाति बताओ। रंग या धर्म पर बोलने से पहले बताओ तुम अपने रंग और धर्म के बारे में।
स्त्री या पुरुष की समस्या पर बोलने से पहले अपना लिंग बताओ। इसी तरह समलैंगिकों के बारे में, अमीरी और गरीबी के बारे में बोलने से पहले अपनी आय बताओ। इसी तरह राजनीति के बारे में, या फिर चलो किसी भी विषय पर कुछ भी कहने से पहले वह जगह दिखाओ जहां तुम रहने दिए गए थोड़े भी असंदिग्ध। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अगली कविता है मातृसत्ता। एक देश के किसी शहर या गांव में, किसी अस्पताल या घर में तुम्हें एक स्त्री ने जन्म दिया और सिखाया गया उसे मां कहना। पहचानना जब शुरू किया अपने घर और जमीन, सिखाया गया यह जमीन भी तुम्हारी मां है, कि इस मां के लिए तमाम लोगों से लड़ना है तुम्हारा काम। चिल्लाते हुए यह मंत्र कि वह जो अपनी मां का ना हुआ वो किस काम का। इस मंत्र या कहावत में दूसरों की मांओं के लिए नहीं रखी गई कोई गुंजाइश, वो यह लागू सब पर थी। फिर कहा गया पहचानो अपना प्रदेश, यह भी तुम्हारी मां है। मत पड़ो इस चक्कर में कि बनाया इसे किसने, कहां से आए सब लोग, बस उसे घेर कर रखो सिर्फ अपने लिए। इसी तरह बनाया गया देश, फिर सिखाया गया कहो उसे मातृभूमि। तुम्हारा काम सिर्फ उसके लिए कुछ बाहर भीतर वालों से लड़ना है और हमेशा कुछ को देशद्रोही सिद्ध करना है। क्या फर्क पड़ता है अगर मरना पड़े कुछ को इस चक्कर में। जो अपनी मां के लिए नहीं मर सकता वो किस काम का। बस तुम्हें याद रखना है कि अपनी हर बात का तुक मां के प्रेम से बनाना है, कि मातृ प्रेम एक अस्त्र है अमोघ, सही या गलत से परे, हर गर्दन के आसपास अपने हिसाब से लहराता हुआ। बस इसे साध लो, सत्ता के आसपास अनवरत विचरते हुए। अगली कविता है गर्व। गांव जब टूटा सबसे ज्यादा याद आए गांव के छबीले, अपनी हर बात पर गर्व करते हुए। वे बुलबुली रखते, उसमें लगा तेल तो धूप में खूब ही चमकता, और वे इस चमक पर भी गर्व करते। उनकी लाठियों को देखकर ही लगता कितना तेल पिलाया है उन्होंने। आज उनके पिस्तौलों की नाल भी उतनी ही चमकती है और उन पर उनका गर्व भी। वे अपने चेलों को सिखाते गोल बंद रहो हमेशा, और अपने गोल पर भी गर्व करो। धूप चाहे कितनी भी धुंधली हो जाए, हवा चाहे कितनी भी विषैली, न तुम्हारी चमक कम पड़नी चाहिए न गर्व ही। अब उनका नारा है मानव जीवन में पंचभूतों के साथ साथ गर्व को एक महान और जरूरी छठा तत्व समझा जाए। पहचानने के लिए उन्हें ध्यान से देखो। उनके गर्व करने की सभी चीजों में एक तेल पिलाई लाठी या फिर चमकती नाल वाली पिस्तौल की शक्ल जरूर दिख जाएगी।
इसी संदर्भ में एक कविता है गर्व जैसा शब्द। मनुष्यता जब रहना चाहे अपने आप में संतुष्ट, अपनी हर प्रार्थना में शांति शांति कहती हुई, यह सत्ता और संपत्ति के लिए बेचैनी का समय होता है। संतुष्टि और शांति न दंड धारकों के लिए अच्छी खबर है, न बाजार के लिए। मंदी के इस कठिन समय में बड़े काम आती हैं हमारी ग्रंथियां, क्योंकि यह धर्म और संस्कृत के नाम पर स्पर्धाएं रचने का समय होता है। एक नारा उठता है नए नए झंडों के साथ, उन पर अंकित होता है गर्व जैसा शब्द, मनुष्यता को अशांत और हत्यारी बनाने के लिए। बहुत खूब। एक कविता है आखिरी वक्तों में भाषा। स्वागत। फूल जो दिए रौंदे गए, लिखा तो आंखें बंद मिली, बोला तो कान, जिन्हें देखा न सुना वे क्रुद्ध मिले, फैसले पहले से बने बनाए मिले, और फिर चोट पर रोना तो आता ही। अब आखिरी वक्तों में ढूंढी कहाँ जाए भाषा जो किसी से कुछ भी कह सके। मेरा ख्याल है मेरे 10 मिनट पूरे हो गए। नहीं सर, आप और सुना सकते हैं। नहीं सुना तो सकता हूँ, 10 मिनट हो गए होंगे। नहीं 10 मिनट नहीं, 8 मिनट में सिर्फ। आप कंटिन्यू रखिए, आप कुछ चुन के रखी हो तो सुनाइए प्लीज। चलिए एक आग और सुनाता हूँ। ये कोरोना पर बड़ा जिक्र हो रहा था कविताओं का। मेरे कई मित्र गए, कई घर के लोग गए, मैं कुछ लिख नहीं पाया। बहुत दिनों बाद कुछ नोट किया था। एक है, लगभग हर दिन कोई स्तब्ध करती खबर आती है और उसे तोड़ती है दूसरे दिन उससे भी ज्यादा स्तब्ध करती खबर। दोनों के बीच एक करार भर निकलती है, एक गहरे उच्छ्वास के साथ, कोई मोहलत नहीं, और कभी मिली भी तो अपने होने के अविश्वास से भरी हुई। इसका दूसरा पार्ट है, सब कुछ हो चुका है, न कुछ कहने को रहा न कुछ सुनने को। मैं फोन करता हूं हेलो, और अपना नाम बताने पर चुप्पी। फिर उधर से आवाज आती है, यही तो, न कुछ कहने को बचा न कुछ करने को। फिर एक मौन, और उसके बाद ठहाके फूटते हैं दोनों ओर, दुनिया के सबसे भयंकर और अर्थहीन ठहाके। बहुत मार्मिक कविता है। एक कविता है अंतराल। लोगों ने कोई भद्दा काम कर डाला है और अपराधी घोषित होने से पहले क्षमा याचना भी कर ली है। भद्दे काम करने और माफी मांगने के बीच के समय को क्या निरपराध माना जाए? इस बीच के समय में ही धकेल दी जाती है धरती एक नर्क से दूसरे नर्क की ओर। खींची जाती हैं नई सीमाएं, बदली जाती हैं असंख्य तकदीरें। इतिहास में दर्द हैं कृत्यों से पहले और बेशर्मी अख्तियार करने के बाद के समय। बीच के समय की चर्चा नहीं होती। क्या बात। संगीत में आने वाले या फिर कविता में दो शब्दों के बीच बजने वाले अंतरालों का क्या रह जाता है मतलब, जबकि इसी अंतराल में ही टिकी हुई हो
आदमी और आदमियत की बात है, और फिर समय की सारी बेचैनी। मैं समझता हूँ 12 मिनट हो गए। और एक सुना दीजिए सर, एक सुना दीजिए, फिर पता नहीं कब आपसे मुलाकात होगी मंच पे। हाँ, फिर पता नहीं कब ये मौका आएगा आपकी कविताएं सुनने का, एक सुना दीजिए। और वो तो मैं भी नहीं जानता। मैं अपने उम्र की एक कविता सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है सर। और बूढ़े होते बूढ़े, बूढ़े पाए जाते हैं दुनिया के हर कोनों में, और अधिक बूढ़े होते हुए। कभी कोई उन्हें रोटी देता है, करुणा या दया, या फिर उनके द्वारा ही सिखाए गए कर्तव्य बोध के सुकून में डूबते हुए। कभी लोग प्रेम दिखाते हैं तो प्रबुद्ध होने का एहसास चेहरा दे ही देता है। सहायता करते समय विनय से दोहरा होता लोगों का शरीर उन्हें कमान सा दिख ही जाता है। शिकारत सहना बूढ़ों के लिए शायद सबसे आसान होता है, करुणा दया प्रेम के असीमित दर्प से। बहुत मार खाने पर जो रो देते हैं, उन्हें अपने बूढ़े होने पर कम यकीन होता है। बूढ़े प्रकृति के नियम को खूब जानते हैं, कभी कभी चर्चा भी करते हैं दार्शनिकों के स्वांग में। वे कब बूढ़े हो गए और कब लाचार, इसका ठीक ठीक उन्हें अनुमान ही नहीं लग पाया। उनका भविष्यहीन प्रेम पकड़े गए अपराधी सा लगता है। सहज न रह पाने की कमजोरी झोलती दुनिया के खिलाफ उनका अकेले और चुपचाप और बूढ़े होते जाना सबसे बड़ा और भयानक विद्रोह है। बहुत मार्मिक कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही सशक्त कविताएं इस मंच पर आज सुनाई गई, और बहुत ही क्वालिटी टाइम हम लोगों ने गुजारा, लगभग 1 घंटा 20 मिनट। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आज के आगंतुक कवियों के लिए, आदरणीय श्री विनोद श्रीवास्तव सर का, आदरणीय श्री विनोद दास सर का, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर रीता दास राम। बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप आए कविता पाठ के लिए। हृदयेश मयंक सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। और आज कौशल किशोर जी भी लखनऊ से शामिल हुए, थैंक यू सर, आप आए। मेरा ख्याल है हम 6 के अलावा आप ही आज यहाँ मौजूद थे, जो कि अभी फिलहाल दिख नहीं रहे। मिथिलेश सर, अब आप कुछ कहेंगे या समाप्त करें? अब आप समाप्त करें। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ सर, कुछ कहना चाहते हैं श्री श्रीवास्तव? आप सरदार जी होते तो मैं कहता कि 12 कब के बज गए। जी जी। बहुत बढ़िया। और विनोद दास सर, आपने भी हैंड रेस किया था, मुझे याद आ रहा है बीच में। नहीं, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था। जी 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 जी, ओके ओके, ठीक है, शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलेंगे इसके बाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार। मिथिलेश सर का आभार, प्रशांत सर, और आप सभी का आभार मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।